जैसा कि आप जानते हैं कि चॉकलेट कोकोआ बीन से बनती है, लेकिन क्या आप चॉकलेट के बदले कोकोआ बीन्स खा सकते हैं? जी नहीं। उसी तरह पौधे भी हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सीधे तौर पर नहीं ले सकते। आप सभी का जेयू के ज्ञान सागर प्रज्ञान में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे पौधों के मुख्य तत्वों के बारे में, पौधों में नाइट्रोजन के कार्यों के बारे में, नाइट्रोजन चक्र और इसके महत्व के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे एजोमेक्स के कार्यों के बारे में, किसान भाइयों को एजोमेक्स की जरूरत के बारे में और अंत में हम जानेंगे एजोमेक्स की प्रयोग विधि और मात्रा के बारे में। तो आप सभी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने पर आप यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य लेकर जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो से जुड़े रहिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पौधों के मुख्य पोषक तत्वों के बारे में। पौधों को मुख्यतः 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि NPK। ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पौधे इन आवश्यक तत्वों को मिट्टी से जड़ों के माध्यम से और हवा से पत्तियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इन मुख्य पोषक तत्वों की आमतौर पर मिट्टी में पहले से ही कमी होती है, क्योंकि पौधे अपनी वृद्धि और अवस्था के लिए बड़ी मात्रा में इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये तत्व विशेष रूप से बरसात या गर्मी के मौसम के दौरान मौसम के साथ स्वाभाविक रूप से मिट्टी से निकल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसे कि लीचिंग या मिट्टी का निश्चलन भी कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पौधों की मुख्य खादों के बारे में। फसल की वृद्धि के लिए मृदा की उर्वरता का प्रबंधन करना पड़ता है। इसके लिए 3 मुख्य खादें, जिसमें नाइट्रोजन जो हमें यूरिया खाद से मिलती है, फास्फोरस जो DAP से और पोटेशियम जो MOP खाद से मिलती है। तो ये हमारी 3 मुख्य खादें होती हैं, यूरिया, DAP और MOP। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरिया, MOP और DAP से मिलने वाले 3 पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पौधे के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनके अलग अलग कार्यों के बारे में पढ़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में नाइट्रोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन के बारे में जानकारी लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। साथ ही साथ ये पौधों की पत्ती और तना वृद्धि को बढ़ाने अथवा उत्पादन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। नए पौधों की कोशिकाओं और एंजाइमों के उत्पादन में भी मदद करती है। ये पौधों की बालियां, कलियों के स्वास्थ्य के साथ साथ उपज की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे पौधों का रंग हरा दिखता है। साथ ही साथ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों को भोजन बनाने में भी मदद करती है। लेकिन क्या यूरिया ही पौधों में नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत है? जी नहीं। आइए इसे हम आगे समझते हैं। अब जानते हैं कि हमारे वातावरण में मौजूद हवा किन गैसों से बनी होती है। वायु का सबसे अधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। इसमें कुल वायु का लगभग 78% भाग होता है। शेष 22% में से 21% भाग ऑक्सीजन से बना है। तो हवा में लगभग 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मौजूद हैं। शेष 1% हवा में कई प्रकार की गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और जल वाष्प सहित कई गैसेस मौजूद हैं। तो हमने हवा में गैसों की संरचना को जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 एकड़ भूमि में लगभग 36,000 टन नाइट्रोजन मौजूद होती है। लेकिन क्या हम इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं? जानने के लिए हम इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई चॉकलेट और कोकोआ बीन्स की तुलना को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्या हम वास्तव में चॉकलेट की तरह कोकोआ बीन्स का स्वाद ले सकते हैं? जी नहीं। इसी तरह ऐसे कई जीव हैं जिनके लिए कुछ महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता होती है, लेकिन वे उपयोग योग्य रूप में मौजूद नहीं होते। ऐसा ही एक उदाहरण नाइट्रोजन का है। जी हाँ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कोशिकाओं के समुचित कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो बदले में नाइट्रोजन के अणुओं से बने होते हैं। साथ ही कोशिका के लिए महत्वपूर्ण कई अन्य यौगिक नाइट्रोजन से बने होते हैं।
तो क्या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम वास्तव में हवा से नाइट्रोजन को सांस के द्वारा नहीं ले सकते, तो यह समस्या हमारे लिए पौधों द्वारा हल की जाती है। जी हाँ, पौधे नाइट्रोजन वाले यौगिकों को संश्लेषित करेंगे और जब हम पौधों का उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में सरलता से प्रवेश करेगी। लग रहा है ना ये देखने में आसान, लेकिन वास्तव में जानवरों द्वारा नाइट्रोजन की खपत की समस्या का तो हल हमने देख लिया, लेकिन पौधों द्वारा नाइट्रोजन की खपत की समस्या का क्या? वातावरण में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन के डाइवेलेंट मॉलिक्यूल के परमाणुओं के बीच एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से होने वाला एक उदाहरण बिजली की प्रक्रिया है, जो दो परमाणुओं को अलग करने में मदद करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये हमेशा तो मदद नहीं करता, इसलिए समस्या अभी भी मौजूद है। यहाँ तक कि पौधे भी सीधा हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो अब इस समस्या का समाधान कौन करेगा? हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधे कुछ अन्य जीवों की मदद भी लेते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं। जी हाँ, कई बैक्टीरियम और ब्लू ग्रीन एल्गे इस गतिविधि का हिस्सा हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? यहाँ पर फिक्सेशन टर्म का मतलब किसी तत्व को उसके प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तन करना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जीव नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदल देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इन जीवों को नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जीव भी कहा जाता है। मिट्टी में मौजूद ये नाइट्रोजन फिक्सर्स वायुमंडलीय नाइट्रोजन अणुओं को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम जैसे यौगिकों में बदल देते हैं। इन यौगिकों को तब पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर पौधे इन यौगिकों का उपयोग अपने स्वयं की प्रोटीन की खपत के संश्लेषण करने के लिए करते हैं। जब जानवर और मनुष्य इन पौधों को ग्रहण करते हैं, तब उनके अंदर नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। आइए एक बार फिर से आपको संक्षेप में बताएं कि हमने क्या सीखा। मनुष्य को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे इसे वातावरण से नहीं ले सकते, इसीलिए वो पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधे भी इसे सीधे वातावरण से नहीं ले सकते। यह वह जगह है जहां नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव चित्र में आते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपभोग्य यौगिकों में परिवर्तन करते हैं और फिर जानवर इस नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए पौधों का उपभोग करते हैं। लेकिन रुकिए, यदि वातावरण में सभी नाइट्रोजन धीरे धीरे इन सूक्ष्म जीवों द्वारा फिक्स की जाती है और इसके बाद पौधों और हमारे द्वारा उपयोग की जाती है, तो यह तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो क्या होगा? जीव कैसे जीवित रहेंगे? अनुमान लगाइए। प्रकृति हमेशा की तरह इसका भी एक गुप्त समाधान रखती है और वो रहस्य नाइट्रोजन चक्र है। जी हाँ, वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को जैविक दुनिया में लाया जाता है, जहाँ इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे किसी तरह से वायुमंडल में वापस भी भेजा जाता है। वायुमंडल में जीवित जगत में नाइट्रोजन के चक्रीय प्रवाह की इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। लेकिन ये वास्तव में कैसे काम करेगा? आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन दो प्रमुख तरीकों से तय होती है। पहला, फलीदार पौधों में उनकी जड़ में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरियम द्वारा, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम और मिट्टी में ब्लू ग्रीन एल्गे द्वारा। पहले तरीके में नाइट्रोजन की फिक्सेशन हम फलियों में देखते हैं, जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स भी कहते हैं। इन फलियों की जड़ें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एक समूह के घर की तरह है, जिसका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया है। इन जीवाणुओं की गतिविधि के कारण, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पौधों की जड़ें सीधी तरह लाभान्वित होती हैं। अब आइए दूसरी तरफ बात करते हैं। लेकिन गैर फलीदार पौधे यानी कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में क्या? हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दूसरा तरीका है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरियम और ब्लू ग्रीन एल्गे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगिक यौगिकों में बदलने में मदद करते हैं। इन यौगिकों को पौधों द्वारा जड़ों में माध्यम से लिया जाता है और आगे उपयोग किया जाता है। जब जानवर इन पौधों का उपभोग करते हैं तो नाइट्रोजन उनके शरीर में प्रवेश करती है। अब यहाँ से नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में कैसे जाएगी? जी हाँ, निश्चित रूप से सांस लेने से तो नहीं। आइए हम आपको एक संकेत देते हैं। क्या आप उपघटन या डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? जी हाँ, यही इस सवाल का सही जवाब है।
जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके शरीर मिट्टी में दब जाते हैं। अब यहाँ डिकम्पोजर अपने कार्य में पूरी तरह से तैयार है। डिकम्पोजर नाइट्रोजन युक्त विभिन्न यौगिकों को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका क्या परिणाम मिला? जी हाँ, यह जीव के शरीर के अंदर फंसे नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में छोड़ देता है ना ये अद्भुत परिणाम। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ और दिलचस्प है। मिट्टी में बैक्टीरियम की एक अन्य श्रेणी भी होती है जिसे डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। देखते हैं वे किस लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद इन यौगिकों से नाइट्रोजन अणुओं को वायुमंडल में छोड़ने में मदद करेंगे। जी हाँ, ये डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया कभी-कभी उपलब्ध नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को वापस मिट्टी से वायुमंडल में मॉलिक्यूलर फॉर्म में परिवर्तित करके भेज देते हैं। इसका मतलब कि वे वास्तव में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डिकम्पोजर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जब भी ये डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरियम नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का सामना करते हैं तो वे आसानी से उनको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। पूरी प्रक्रिया को देखने से हमें चक्रीय तरीके से पूरी प्रक्रिया के प्रवाह की समझ मिलती है। इसी तरह कई प्रकार के जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग जैसी पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। तो आशा है आपको ये देखने से नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब आगे हम एजोमेक्स की बात करेंगे। तो यहाँ से JU एजोमेक्स का काम शुरू होता है और चलिए देखते हैं कि कैसे एजोमेक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। एजोमेक्स एजोटोबैक्टर बैक्टीरियम पर आधारित एक जैविक खाद है। JU एजोमेक्स में मौजूद एजोटोबैक्टर बैक्टीरियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये बैक्टीरियम पौधों में फूलों, फलों और जड़ों के पूर्ण विकास में भी सहायता प्रदान करते हैं। एजोमेक्स का सभी प्रकार की मुख्य फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कपास, मक्का, आलू, धान, गेहूं, सरसों, फलों व सब्जियां इत्यादियों में प्रयोग किया जा सकता है। अब एजोमेक्स की प्रयोग विधि और मात्रा के बारे में जानते हैं। JU एजोमेक्स का बीज उपचार 10 ग्राम प्रति एकड़ बीज के हिसाब से करें और इसको अच्छी तरह बीज पर लगाकर थोड़ी देर तक छाया में सुखा लेने के बाद इन बीजों को खेत में बुआई के लिए प्रयोग करें। एजोमेक्स यूरिया का आंशिक विकल्प है, जिसके प्रयोग से यूरिया खाद की खपत को 15 से 20% तक कम किया जा सकता है, और वो भी बिना खर्च बढ़ाए। अब पैदावार भी भरपूर मिलेगी और रासायनिक खाद कम लगेगी। इतना ही नहीं, एजोमेक्स को भारत के विभिन्न कृषि संस्थानों जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल, राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नडिया, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरदार कृषि नगर ने भी प्रमाणित किया है। अब पैदावार भी बढ़ेगी और मिट्टी भी मुस्कुराएगी।